गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भूगोल में कक्षा 12 के भूगोल में हमने जो चैप्टर कवर करने का प्रयास किया था, हम जो चैप्टर कर रहे थे प्रवास, यानी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रवास। और प्रवास के हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और एक दो टॉपिक और रहे हैं, उनको आज हम कवर कर लेंगे। तो प्रवास की हमने बात की थी, आप समझ चुके हैं कि प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम कहते हैं। ये दो स्थान है, मैंने उस दिन डायग्राम दिखाने का प्रयास किया था। यहाँ से स्थान ए से स्थान बी पर कुछ लोग जाते हैं तो ये हमारा प्रवास हो जाता है। अब आज हम जो पढ़ेंगे प्रवास के परिणाम। साधारणतः अगर आप देखें, जब आप देख रहे हैं कि धरातल के भूभाग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाकर के बस रहे हैं, चाहे वो स्थायी रूप से बसें या प्रवास करें और चाहे वो अस्थायी रूप से प्रवास करें, उसके कुछ ना कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे दोनों ही क्षेत्रों का। यानी अगर आप प्रैक्टिकली अपने आसपास के क्षेत्रों में अपने गांव की बात भी करें, प्रवास के माध्यम से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आपका गांव है और आपके गांव से कुछ लोग बाहर चले गए हैं, वहाँ स्थायी रूप से वो रहना शुरू कर दिए हैं, तो उसके आपको अपने आसपास के क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिले हैं, क्या परिणाम देखने को मिले हैं, वही यहाँ पर निकल करके आते हैं हमारे प्रवास के परिणाम। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्रवास के परिणाम। तो प्रवास के कई प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनआंकीय। जनआंकीय परिणाम। आंकिकीय परिणाम यानी ये जो परिणाम है वो जनसंख्या से संबंधित है। इस परिणाम के अंतर्गत आप देखेंगे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं तो एक स्थान पर जनसंख्या का जो दायरा है, जनसंख्या का जो जनभार है वो बढ़ जाता है, और एक स्थान पर आप देखेंगे कि जनसंख्या कम हो जाती है। और इसके साथ साथ अन्य और परिणाम देखने को मिलते हैं जो जनसंख्या से संबंधित होते हैं। जैसे प्रैक्टिकली अगर पहले बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है, जनभार में परिवर्तन होता है। देखिए, मान लीजिए एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पहले से 10 लोग निवास करते हैं, यहाँ पर पहले से 10 लोग निवास करते हैं, लेकिन यहाँ से 2 लोग यहाँ आ जाएं और यहाँ 2 माइनस हो जाएं, तो अभी क्या देखने को मिलेगा कि दोनों ही क्षेत्रों पर जनसंख्या का जो स्तर है, जनसंख्या का जो जनभार है वो परिवर्तित हो जाएगा। जनसंख्या का घटना, जनसंख्या का बढ़ना हमारा प्रवास का एक कारण बन जाता है। यानी कि हम बात करें, ठीक है, तो ये था हमारा जनआंकीय परिणाम। इसके साथ साथ हमारा अगला परिणाम आता है प्रवास का, जिसको हम कह सकते हैं आयु वर्ग में परिवर्तन। नंबर 2 परिणाम में आता है आयु वर्ग में परिवर्तन। तो प्रवास के माध्यम से दो विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले दो विभिन्न क्षेत्रों में जो आयु वर्ग पाया जाता है उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है या हो जाता है। किस प्रकार से आप देखेंगे, मान लीजिए प्रवास हुआ है, अब आप अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रैक्टिकली बात कर लीजिए। आपका एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो नौजवान पुरुष हैं, वो अपने किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उस स्थान को छोड़ करके अन्य दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ही प्रमुखता, अगर बुजुर्ग वर्ग की बात करेंगे या जो बूढ़ा आयु वर्ग है उसकी बात करेंगे, उसकी प्रमुखता देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपका एक गांव है, यहाँ पर सारे जो नौजवान हैं वो अपने रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों को या विभिन्न देशों को प्रवास कर गए हैं और अपने पीछे केवल बुजुर्गों को ही छोड़ गए हैं, उनके बुजुर्ग हैं या परिवारजन हैं। तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर केवल जो आयु वर्ग है वो एक ही आयु वर्ग हो गया है, यानी आयु वर्ग में परिवर्तन देखने को मिलता है। आयु एक स्पेसिफिक आयु वर्ग वहाँ पर देखने को मिलेगा।
जबकि पहली तरह देखेंगे पूर्व दशा में हम देखेंगे तो सभी लोग एक साथ निवास कर रहे थे, उसमें नौजवान भी थे, उसमें महिला बच्चे सब बुजुर्ग और सभी प्रौढ़ सभी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। तो यानी कि जो हम प्रवास करते हैं उसके माध्यम से आयु वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, यानी एक केवल स्पेशल आयु वर्ग वहाँ पर हमें देखने को मिलता है और उससे क्या होता है वहाँ पर अन्य और प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। अगला हमारा आता है नंबर 3, आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम तो प्रवास के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक परिणाम देखने को मिलते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें कुछ क्षेत्रों में आप जानते हैं प्रवास का मेन मकसद कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहता है, यानी हमारे धरातल पर सभी सुविधाओं का असमान वितरण होना प्रवास का प्रमुख कारण बनता है, यानी लोग विभिन्न सुविधाओं की कमी होने की वजह से ही प्रवास करते हैं। तो प्रवास होने के लिए यानी असुविधाओं का जो वितरण है वो असमान है, इसलिए प्रवास लोग करते हैं। तो अगर हम बात करें आर्थिक परिणाम की, तो आर्थिक परिणाम किस रूप में देखने को मिलता है? आप जानते हैं कि दो लोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ रोजगार वगैरह भी करते हैं, वहाँ से आर्थिक अपनी आय की प्राप्ति करते हैं। कभी कभी क्या होता है इसका रूप देखने को मिलता है, हम विदेशों में जाते हैं तो विदेशों के माध्यम से हम अपने देश की जो राशि है, अपने देश की जो मुद्रा है उससे कम उससे अधिक वैल्यू की मुद्रा का हम अर्जन करते हैं, जिससे हमें जिन्हें हुंडिया भी कहते हैं, तो उससे हमारा आर्थिक परिणाम देखने को मिलता है, आर्थिक प्रभाव हमारा होता है, वहाँ से हमें अधिक आय की प्राप्ति हो जाती है अन्य देशों की तुलना में, तो हमारा प्रवास का परिणाम होता है। ठीक है, तो ये हुआ आयु वर्ग में परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिणाम हुआ। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं सामाजिक परिणाम। नंबर 4 हमारा आता है प्रवास के हमारे कुछ सामाजिक परिणाम देखने को मिलते हैं। सामाजिक दृष्टि से सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम क्या होते हैं प्रवास के, आइए देखते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं समाज के कुछ रिवाजों की, जिसकी हम बात करते हैं संस्कृति वगैरह की, या कुछ पहनावे के, या कुछ उनके और ढंग, जीवन के विभिन्न ढंगों। तो जो समाज के जीवन के विभिन्न ढंग हैं, संस्कृति है, वो भी हमारी परिवर्तित हो जाती है प्रवास के माध्यम से। मान लीजिए अगर आप किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क में आते हैं प्रवास के माध्यम से, तो वहाँ आप विदेशी संस्कृति के प्रभाव को ज़्यादा देखेंगे और उसके प्रभाव से अपने अंदर भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं कि सामाजिक परिणाम हमारा प्रवास के माध्यम से मिलता है। अगर हम इसको इनडायरेक्टली कहें सांस्कृतिक परिवर्तन या संस्कृति का प्रभाव, तो ये उसका एक सटीक प्रमाण रहेगा कि अगर प्रवास के माध्यम से संस्कृति में परिवर्तन भी होता है। इसके साथ साथ अगला आता है हमारा पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम या प्रभाव के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं, जैसे मान लें एक स्थान पर अधिक लोगों का प्रवास हो जाए तो वहाँ के आसपास के जो पर्यावरणीय तत्व हैं या पर्यावरणीय जो अन्य और चीज़ें हैं वो प्रभावित होती हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जैसे हम बात करें एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक लोगों ने प्रवास कर लिया है किसी न किसी कारण से, तो वहाँ पर्यावरणीय तत्व में हम बात करते हैं ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जलवायु जो हम बात कर सकते हैं जल की वहाँ पर अपार कमी हो सकती है, या अन्य और भी इसके परिणाम हो सकते हैं। व्यवहारिक रूप में आप इसको देखें तो यानी हमारे प्रवास के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारा आता है पारिवारिक परिणाम। नंबर 6 में परिवार पर प्रभाव, परिवार संबंधी परिणाम। अगर इसको स्पेशली हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे तो ये उन लोगों के लिए परिणाम देखने को मिलता है जो घर गृहस्थी या विवाहित होते हैं। आप प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान परिवार सत्तात्मक है, भारत में जो बात करते हैं परिवारों की ये सत्ता पुरुष के हाथ में होती है,
तो परिवार के मुखिया पर यानी पुरुष पर ही पूरे परिवार को चलाने का बोझ होता है। तो इस दृष्टि से वो अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं, विभिन्न स्थानों पर वो प्रवास करते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। तो प्रवास करने के उस प्रक्रिया में कभी कभी क्या होता है कि जो उनके परिवार हैं, उनकी पत्नियां हैं, या जो उनकी विवाहित स्त्रियां हैं, या उनके साथ जो उनके बच्चे हैं, वो पीछे छूट जाते हैं या उनको छोड़ करके उन्हें प्रवास करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि उनकी जो आय है इतनी नहीं होती। तो प्रवास की वजह से अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं, जिसका उस परिवार पर अन्य दूसरा प्रभाव पड़ता है। परिवार को जो पारिवारिक तो अन्य और प्रक्रियाएं हैं वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। तो हम परिवार संबंधी परिणाम की बात कर सकते हैं। अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो कभी कभी इनमें क्या होता है, परिवार विवाह समाप्त हो जाते हैं, या जैसे हम बात कर सकते हैं जिसको हमने विवाह को तोड़ने की बात कहते हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो जाना, विवाह विच्छिन्न बोलते हैं। विवाह शादियाँ हैं वो टूट जाती हैं, ये कभी कभी प्रवास के परिणाम के रूप में देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ ही परिणाम थे प्रवास के। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा एक तो टॉपिक और है उसके साथ। अभी मैंने बात की थी कि अभी हमने केवल प्रवास के बारे में पढ़ा है, प्रवास के परिणाम के बारे में पढ़ा, प्रवास के कारक क्या थे, कि किन वजह से प्रवास हो रहा है, हमने वो पढ़ लिया। अब हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से पढ़ेंगे कब कब भारत में प्रवास हुआ है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत अर्थव्यवस्था और लोग। तो इसमें भारत के हम अब प्रवास की पूरे आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। तो जो भारत में प्रवास होता है उसका जो वितरण है वो असमान है। हम पहली बात कर सके हैं, भारत में दो प्रकार का प्रवास होता है, एक आंतरिक प्रवास है और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की दृष्टि से बात करें तो विदेशों से हमारे देश में आने वाले लोग, उनके आंकड़ों की हम बात कर सकते हैं। और आंतरिक प्रवास यानी देश के आंतरिक अन्य राज्यों में ही होने वाले प्रवास को, अन्य महानगरों में होने वाले प्रवास की हम बात कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर सकते हैं बाहरी। तो भारत में जो प्रमुख प्रवास की बात कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। भारत, ठीक है, तो प्रमुखता से भारत में आने वाले जो प्रवासी हैं हम बात कर सकते हैं। पहले हम उनके केवल आसपास के देशों की स्पेशली बात करेंगे जहाँ से आने वाले हैं प्रवासी। बांग्लादेश प्रमुखता से, बांग्लादेशी भारत में प्रवासी के रूप में आते हैं। भूटान, नेपाल और म्यांमार। इसके साथ साथ अन्य और देश हैं जो प्रमुखता से भारत में प्रवास के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनमें है श्रीलंका। श्रीलंका से भी भारत में प्रवासी आते हैं। अफगानिस्तान, तिब्बत, स्थान की बात करते हैं। तो कुछ इन देशों से, इन स्थानों से आने वाले प्रवासी हैं। अगर मैं इनके प्रवासी आंकड़ों की बात करूं, संभवतः आंकड़ा लगभग 1.6 लाख, लगभग 1.6 लाख के समथिंग जो भारत में इन देशों से आए हुए प्रवासी भारत में रहते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े की बात की हमने थोड़ी सी। अब इसके बाद मैं एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें प्रवासियों का प्रतिशत रहेगा कि कितना प्रतिशत किस देश से प्रवासी भारत में आए हैं। तो ज़रा आपको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किस देश से आने वाले हैं, देश, किस देश से आने वाले हैं, और यहाँ पर आएगा प्रवासियों का, या प्रवासियों का प्रतिशत। किस देश से कितने प्रतिशत भारत में प्रवासी लगभग आए हुए हैं। हम बात करें, पहला है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान से आए हैं भारत में लगभग 0.2% प्रवासी। बांग्लादेश से आए हैं 59.8%। यानी कि अगर हम बात करें प्रवासी अप्रवासियों की संख्या में, तो सबसे अधिक भारत में कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश के प्रवासी हैं। ठीक है, आगे है भूटान से आए हैं 0.2% प्रवासी। चीन से भी आए हैं, चीन से आए हैं 0.5%। म्यांमार से आए हैं 1.0%। नेपाल 11.6%। पाकिस्तान से आए हैं 19.3%। और श्रीलंका श्रीलंका से आए हैं जी, निकलेंगे आप 2.9। यानी इतने प्रवासी देश में हमारे आए हैं। तो ये हमारा था लगभग भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों का थोड़ा सा आंकड़ा। और अभी हम बात कर सकते हैं आंतरिक। तो आंतरिक में आप देखते हैं हमारे कुछ प्रमुख राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के दिल्ली की हम बात करते हैं, जिनमें पूरे लगभग 1 करोड़ से अधिक अप्रवासी क्षेत्रों में जाकर के रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें अप्रवासियों की दृष्टि से आंतरिक भारत में, तो सबसे अधिक प्रमुख से प्रवास वाले स्थान हमारे हैं मुंबई, इसके महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी आंतरिक प्रवास क्या है भारत में कहाँ से होता है भाई? सबसे अधिक प्रवासी कहाँ पाए जाते हैं? हम बात कर सकते हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर यानी कर्नाटक की हम बात कर सकते हैं, केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कुछ आंतरिक प्रवास वाले क्षेत्र हैं, एक दूसरा हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये जो आपका लगभग चैप्टर है पूरा हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नंबर 1 रहेगा आपका अति लघु प्रश्न करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 प्रवास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 प्रवास के क्रिटिकल्स कारकों के नाम दीजिए। नंबर 3 प्रवास के अपकर्ष कारकों के नाम दीजिए। और
प्रवास के प्रवास का कीजिए थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रवासी किन राज्यों में है? नाम देना है जिनके लिमिटेड की बात थी। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं इसी प्रकार से, थोड़ा लॉन्ग कर लेंगे आंसर को। प्रवास के परिणामों का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रवास के कारणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना हाईलाइट कर लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अगर आप चैप्टर को समझ लेंगे तो पीछे पूरा कवर कर लेंगे। इसकी छोड़ ले लीजिए इसका। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। इसको ठीक से करिएगा, स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजिएगा, क्योंकि अगर आपके स्क्रीनशॉट मुझे मिल रहे हैं इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।